और अब बात देश प्रदेश की। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर कल देर रात बड़ी तादाद में रायबरेली की पुलिस आ गई। मुनव्वर राणा के परिवार का कहना है कि उन्होंने घर की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी भी की। वो मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश में यहाँ पर आए थे। दरअसल मुनव्वर राणा का रायबरेली में अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने भाइयों से झगड़ा चल रहा है और पिछली 28 तारीख को मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने रायबरेली में अपनी कार पर गोली चलने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, यहाँ पर मुनव्वर राणा के परिवार का आरोप है कि देर रात रायबरेली की पुलिस घुस आई और बदतमीजी भी की है। यहाँ पर पुलिस क्या कुछ कह रही है और क्या इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए, उसमें नया अपडेट ये है कि अभी अभी रायबरेली में वहां के एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है कि मुनव्वर राणा का अपने भाइयों से जो पुश्तैनी जमीनें हैं उसको लेके कुछ झगड़ा है। मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने पिता की कुछ जमीनें वहां पे बेची थी, जिनमें कुछ जमीन ज्यादा बेच दी है जो उनके भाइयों की है। इसको लेके कुछ झगड़ा चल रहा है आपस में। ऐसा इस पे पुलिस का ये कहना है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने जो अपने ऊपर गोली चलने का मुकदमा दर्ज करवाया था वो अपने 4 चाचाओं और एक भतीजे के ऊपर कराया था। जब इसकी जांच की गई तो पुलिस का ये कहना है कि ये मामला फर्जी निकला है। मुनव्वर राणा के बेटों ने वहां पे 2 अपराधी हैं, हलीम और सुल्तान, उनसे संपर्क करके कहा था कि वो उनकी कार के ऊपर गोली चलवा दें और इससे वो सुरक्षा लेने में उनको मदद मिलेगी और शायद उनका कद बढ़ जाएगा इलाके में। तो ये हलीम और सुल्तान गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने कहा कि संतोष और शुभम नाम के 2 शूटर हैं जो बाइक से गए और उन्होंने मुनव्वर राणा के बेटे की कार के ऊपर फायर करके वो भाग गए और ये सारा कुछ प्री प्लान था। तो संतोष और शुभम शूटर भी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि मुनव्वर राणा का बेटा जो है वो फरार है, वो उसको तलाश कर रहे हैं। लेकिन उनके परिवार से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि अगर बेटे ने कोई अपराध किया है तो वो उसको जरूर पकड़ें, उसको तलाश करें। लेकिन आधी रात के बाद जिस घर में महिलाएं हों, बच्चियां हों, किसी के बेडरूम में घुस जाना, बिना जानकारी दिए हुए वहां पे जाके बदतमीजी करना, कोई सर्च वारंट नहीं दिखाना, ये जो तरीका है ये गलत है। इसके ऊपर वो आपत्ति कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं रायबरेली की। देर रात जब मुनव्वर राणा के घर में पुलिस घुस आई, लेकिन यहाँ पर रायबरेली पुलिस का कहना है कि उनके बेटे तबरेज को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि तबरेज ने यह आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि वो गोली उन्होंने अपने ऊपर खुद चलवाई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकन गांव जनपद पंचायत सीईओ की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। भीकन गांव जनपद पंचायत के सीईओ राजेश बाहेती ने 4 दिन पहले अपने ही सरकारी निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। भीकन गांव जनपद पंचायत में 10 महीने में 4 सीईओ बदल गए। राजेश बाहेती ने 3 महीने पहले चार्ज संभाला था। 3 जून को जनपद की बैठक में काफी विवाद हुआ। 10 जून को भी हंगामा हुआ। 23 जून की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। 30 जून को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में सुसाइड नोट के आधार पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि धन्नालाल खतवासे और उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर बाहेती पर नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। जांच में जो तथ्य आए थे, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था और जो इनके सहकर्मी और परिजनों के बयान नोट किए गए, तो उसमें जो तथ्य आए उनके आधार पर 2 आरोपियों के विरुद्ध इसमें धारा 306 का 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें इनको ये बताया गया कि इनकी प्रताड़ना के चलते इन्होंने आत्महत्या करने का जो है वो कदम उठाया था। दुलीचंद बाके जो हैं वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं और दूसरे जो धन्नालाल खतवासे हैं वो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि। परिजन कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया होगा। कोई ना कोई प्रेशर है जिसके लिए वो बार बार बोलते थे कि यार अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, छोड़ूंगा। पिछले 4 दिन पहले 8 दिन पहले भी जब वो मऊ आए थे, इंदौर भी आए जब, तो हम लोगों ने उनको आने के लिए मना भी करा था, पर उन्होंने बोला कि मेरे कुछ काम बाकी हैं, वहाँ पे कुछ गरीबों की फाइलें बाकी हैं, तो बोले मैं वो निपटा के वापस आऊंगा और उसके बाद वो जॉब भी छोड़ने वाले थे। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया तो बीजेपी भी हमलावर हो गई।
किसी का भी इस तरह से आत्महत्या करना हमारे लिए दुखद होता है। इस तरह की घटना जो है इसको प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि घटना के पीछे का कारण क्या था, क्या उनका कोई व्यावसायिक लेन देन था, क्या उनका कोई व्यापारिक बातचीत थी, या फिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है इसमें कितना प्रमुख स्थान भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, ये सारे विषय अभी विवेचना के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही बात जानती है कि हम लोग मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, किसी का भी मरना हम लोग दुखद मानते हैं। ने चिट्ठी में लिखा है कि भाजपा के नेता उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। यह देवास में एक दलित परिवार को जो मार के गाड़ दिया गया है वो, तो ये सारी सुगबुगाहट उसी तरह की है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कमांड अपने नेता और संगठन के ऊपर से बिल्कुल उड़ गई है और वो बेखौफ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, थाने सब पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने वैसे अभी तक सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। पहले नेमावर मर्डर केस और अब भीकन गांव जिला पंचायत सीईओ की आत्महत्या के मामले में बीजेपी नेताओं के नाम आने से पार्टी बैकफुट पर है। वहीं परिवार चाहता है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और उन्होंने कहा है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो वो 3 जुलाई को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 24 घंटों से बिजली नहीं है और अब विपक्षी दल अपनी बिजली के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अकाली दल ने मानसा, मोगा, मोहाली, रोपड़ में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आपको ये भी बता दें कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए आज और कल हफ्ते में 2 दिनों की साप्ताहिक छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य में जिस तरह का संकट पैदा हुआ है उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। जरूरी सेवा वाले क्षेत्रों को जरूर इससे अलग रखा गया है। उधर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों में काम का वक्त घटाने का भी आदेश दे दिया है। सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम होगा और साथ ही दफ्तरों में एसी बंद रखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। असम की बात करते हैं, जहां पर कोरोना के टीकों की इतनी कमी हो गई है कि सरकार को अपने ही 80% से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ गए हैं। 2000 में से सिर्फ 300 केंद्र ही 30 जून को चालू थे। राज्य में एक दिन में 5 लाख टीके लगाने के इंतजामों का दावा किया गया था, लेकिन टीकों की सप्लाई ही इतनी कम है कि राज्य का टीकाकरण महाअभियान पटरी से उतर गया है। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतरी के एक टीकाकरण केंद्र में सैकड़ों लोग टीका लगवाने के इंतजार में हैं, लेकिन उनका ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने 3 मई को पहला टीका लगवाया और अब दूसरा लगवाना है, लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया। सरकार कहती है कि वो हर दिन 1 से 3 लाख टीके लगा रही है, लेकिन हम जब भी आते हैं टीके की कमी हो जाती है। मैं 3 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर का चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन टीका नहीं लगा। अब आज मुझे उम्मीद है। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मुझे आज वैक्सीन नहीं लग सकती, इसलिए मुझे कल आना होगा। वो मेरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मैं पहले भी आई, लेकिन तब भी टीका नहीं लगा। पिछले सोमवार को दक्षिण असम के करीमगंज के ग्रामीण टीकाकरण केंद्र में सैकड़ों लोग टीके के लिए देर रात और अगली सुबह तक लाइन में लगे रहे। जब थके तो अपनी जगह पानी की बोतलों को लाइन में रख दिया। पड़ोस के कछार जिले में कई लोगों ने टीका न होने की वजह से प्रदर्शन भी किया। गुवाहाटी के कई नियमित टीकाकरण केंद्रों में बुधवार को टीके थे ही नहीं। 21 जून को हुए टीका महाअभियान के बिल्कुल उलट। महाअभियान का मकसद जून के अंत तक 30 लाख लोगों को टीका लगाना था, लेकिन सिर्फ 3 दिन ही 3 लाख टीके प्रतिदिन लग पाए। उसके बाद वैक्सीन की कमी की वजह से अभियान पटरी से उतर गया। 21 जून को 3,74,000 टीकों के साथ असम में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 24 जून को टीकों की संख्या गिरकर 1,58,000 पर आ गई। 27 जून को तो बस 10,000 से कुछ ही ज्यादा टीके लग पाए। 30 जून को शाम 3 बजे तक करीब 12,000 टीके ही लगाए जा सके। टीका अभियान में गिरावट की वजह रही केंद्र से टीकों की काफी कम और अनिश्चित सप्लाई। अभियान शुरू होने से पहले 19 जून को असम को 2,90,000 कोविशील्ड और 20,000 कोवैक्सीन के टीके मिले। 22 से 24 जून तक
6,27,000 कोविशील्ड और 29,000 कोवैक्सीन के टीके मिले। उन्हीं टीकों के बल पर महाअभियान चला। लक्ष्य था 21 जून से 30 जून तक कम से कम 30 लाख टीकों की सप्लाई पाने का। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाअभियान के लिए राज्य को पुरानी सप्लाई के अलावा सिर्फ 14,20,000 टीके ही मिले। नतीजा ये 21 से 30 जून के बीच असम में 16 लाख टीके ही लगाए जा सके, जो उसके लक्ष्य का करीब आधा ही है। टीकों का ये संकट जमीन पर साफ दिख रहा है। ज्योतिरमन कलिता पिछले 4 दिन से अपने पिता के लिए टीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मैं अपने पिता के लिए टीका ढूंढ रहा हूं। वो सरकारी कर्मचारी हैं। उनके दफ्तर ने कहा है कि अगर टीका नहीं लगाया तो वेतन रोक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ टीकाकरण केंद्रों पर टीका है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं टीके कब आएंगे। उधर सरकार आश्वासन दे रही है कि जल्द टीकों की सप्लाई सुधरेगी। हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते टीकाकरण तेज होगा। टीके की सप्लाई में दिक्कत रही है, लेकिन इस महीने इसमें काफी सुधार होगा। असम में वैक्सीन के लिए लंबा इंतजार अब सामान्य सी बात हो चली है। लोग टीका लगाने के लिए कई दिन टीकाकरण केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। उनका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।